हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनिबस से द महान मैनीटर की कहानी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पहला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने लास्ट में सुना था कि जब जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट हट के पास पहुंच जाते हैं, फिर आगे जाकर उस जगह को देखने निकलते हैं, तभी उनको एक औरत सामने पानी भरती हुई दिख जाती है और उनसे बातचीत करते समय वो वहां की काफी जानकारी ले लेते हैं। और तभी उस औरत ने भी उनको ये बताया कि उनकी फॉरेस्ट हट से कुछ गज दूरी पर ही एक औरत को उस आदमखोर ने मार डाला था। यहाँ तक की कहानी हमने सुनी थी। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। फॉरेस्ट हट एक छोटे से टीले पर बना हुआ था। वो सड़क के लेफ्ट की ओर कुछ 20 गज दूरी पर था। उसके दरवाजे पर केवल एक चेन थी जिससे वो बंद होता था। जिम कॉर्बेट ने उस चेन को खोला और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। वो कमरा 10 बाय 10 का कुछ स्क्वायर के आकार में था। वो कमरा साफ सुथरा होने पर भी वहां पर कोई रहता नहीं था, जिसके कारण वहां पर एक अजीब प्रकार की गंध आ रही थी। बाद में उनको ये पता चला कि 18 महीने पहले जब आदमखोर टाइगर यहाँ पर आया था, तब से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। वहां पर मेन जो कमरा था उसमें दो और छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें एक में रसोई थी और दूसरे कमरे में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां रखी हुई थी। उनके आदमियों के लिए वो काफी सेफ जगह थी। उसके बाद वहां पर फ्रेश हवा आने के लिए उन्होंने पीछे का दरवाजा खोल दिया। बाहर आकर उन्होंने सड़क और हट के बीच में एक जगह थी जहां पर वो अपना 40 पाउंड का टेंट लगाने के लिए जगह चुन लेते हैं। हट में कोई भी फर्नीचर नहीं था, इसलिए वो सड़क के किनारे पर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और अपने साथियों की वहां पर वेट करने लगते हैं। उस जगह पर पहाड़ की रेंज कुछ 50 गज चौड़ी थी। वो गांव पहाड़ के नॉर्थ की ओर था। 10 मिनट के बाद सड़क पर एक शेर उनको दिखाई देता है, फिर दूसरा दिखाई देता है, फिर तीसरा दिखाई देता है। पानी भरने वाले फ्रेंड ने उनके आने की न्यूज पूरे गांव में फैलाने में देर नहीं की थी। सब लोगों को पता चल गया था कि जिम कॉर्बेट वहां पर क्यों आए हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि भारत में जब अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं, तब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। और वहां का रिवाज ये है कि जब कोई डिस्कशन होता है, वो एंड तक भी उस सब्जेक्ट पर डिस्कशन नहीं करते हैं, जिसके कारण सब एक साथ आए थे। उस डिस्कशन के बीच में एक दूसरे से घरेलू यानी घर की और पर्सनल सब्जेक्ट पर भी वो लोग पूरी डिटेल जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे शादी के बारे में आराम से वो लोग पूछ लेते हैं। फिर कितने बच्चे हैं, लड़का है या लड़की, शादी की है नहीं की है, अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है, सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। ऐसे क्वेश्चन एक दूसरे से वो लोग आसानी से पूछ लेते हैं। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। स्पेशली सैलरी के बारे में कोई भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है। पर स्पेशली यहाँ पर पहाड़ों में ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो सीधे सीधे साफ साफ के पूछ लेते हैं। और इन गांवों में रहने वालों को इस बात का बुरा भी नहीं लगता है। पानी भरने जो औरत आई थी, उसने उनसे काफी सवाल पूछे थे और उन्होंने भी सब सवालों के जवाब दिए थे। घर के सवाल कोई भी औरत किसी भी जेंट्स से नहीं पूछती थी, लेकिन वो भी उसने पूछ लिए थे। उसी समय उनके साथी वहां पर आ गए। उन लोगों ने पास के झरने से किटली में पानी भरा और आसपास की छोटी लकड़ियां चुनकर वहां पर आग जलाई। वहां उन्होंने चाय बनाकर उनको दी और साथ में उनको बिस्किट भी दिए। और जिम कॉर्बेट ने फिर अपने बैग में कंडेंस मिल्क का जो डब्बा था वो भी निकाला और चाय में थोड़ा सा डालकर वो वहां पर चाय पीने लगे। तभी गांव से आए हुए कुछ लोगों ने उनके आदमियों को ये पूछा कि क्या तुम्हें ताजा दूध नहीं मिला? साहब इस तरह कंडेंस मिल्क क्यों यूज कर रहे हैं? तभी उन लोगों ने पूरी कहानी उनको बताई। और ये बात सुनकर वो गांव वाले काफी दुखी हो गए। उन गांव वालों का ये कहना था कि साहब डिब्बे का दूध क्यों यूज कर रहे हैं। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। ये उनका अपमान था, ऐसा उन गांव वालों को लग रहा था। फिर जिम कॉर्बेट ने अपनी गलती मानी और उन लोगों से ये कहा कि वो लोग रोज उनको जितनी जरूरत है उतना थोड़ा सा दूध उनको लाकर दे दे और उनको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन गांव वालों में एक मुखिया भी था।
उसने कहा कि सब कुछ आपकी सेवा में हाजिर कर देंगे, सिर्फ आप बताओ आपको क्या चाहिए। उनका पूरा सामान खुल चुका था। उन्होंने अपने आदमियों से जिस जगह वो टेंट लगाना चाहते थे, वो जगह दिखा दी। उस पर गांव के लोगों से काफी डर की और हैरानी भरी आवाजें आने लगी। साहब टेंट में रहेंगे? क्या उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर एक आदमखोर भी आता रहता है? वो रोज रात को यहीं पर से ही होकर जाता है। अगर उन्हें हमारे शब्दों पर विश्वास नहीं है, तो वो आकर हमारे दरवाजों पर उस आदमखोर के पंजे के निशान को देख सकते हैं। अगर टाइगर उनको नहीं खाएगा, तो दूसरे जो उनके आदमी हैं, उनको तो खा सकता है। जिम कॉर्बेट की आदमियों की सेफ्टी के लिए उनको उनके पास ही रहना चाहिए। वो लास्ट सेंटेंस उनके साथियों के लिए भी काफी परेशान कर गया और उनकी रिक्वेस्ट और गांव वालों की रिक्वेस्ट, ये सब आवाजें एक साथ मिल गई। फिर जिम कॉर्बेट ने उन सब की बात मान ली। क्योंकि बाहर रहना सेफ नहीं था, इसलिए जिम कॉर्बेट उन आदमियों के साथ कमरे में रहने को तैयार हो गए। उन्होंने फाइनली मेन कमरे में रहने का डिसाइड किया। उनके जो दो नौकर थे, वो रसोई में रहेंगे और उनके जो 6 घरवाले थे, जहां पर जलाने वाली लकड़ियां रखी हुई थी, उस कमरे में सो जाएंगे। ऐसा फाइनल डिसीजन हो गया। आदमखोर टाइगर का जो सब्जेक्ट था, वो अब चर्चा के लिए उठाया गया था। एक्चुअल में उनके आने का एम वही था, वो टाइगर जिसको वो मारने आए थे और जिसने उस पेड़ के पास अपना लास्ट शिकार किया था। गांव वालों ने इशारा करके उनको वो जगह दिखा दी जहां पर उस आदमखोर ने उस औरत को मारा था। फिर उस दुर्घटना का समय और उसकी कंडीशन भी उनको बताई गई। उनको ये बताया गया कि टाइगर रोज रात को जिस सड़क से आता है, वो सड़क ईस्ट वे बेताल घाट की ओर जाती है और उसकी एक शाखा मोहन की ओर जाती है। वेस्ट के डायरेक्शन पर जाने पर राम नदी पर चकनकल मिलता है। कार्तक नौला और चकनकल के बीच का जो एरिया है, जो काफी खतरनाक माना जाता है। जब से वहां पर टाइगर को देखा गया था, तब से कोई भी उस रास्ते से आता जाता नहीं था। बाद में उनको ये भी पता लगा कि खेतों के बाद जो सड़क है, वो घने जंगल और कांटेदार झाड़ियों में एंट्री कर जाती थी। वो रास्ता सीधा नदी की ओर जा रहा था। कार्तक नौला गांव का जो मेन खेती का एरिया था, वो पहाड़ के नॉर्थ में था। इसके बाद वहां पर छोटे छोटे पहाड़ थे और बीच बीच में काफी गहरी ravine थी। इन पहाड़ियों से लगभग 1000 गज पर वो फॉरेस्ट हट था। वहीं पर ही एक पाइन का ट्री था, यानी चीड़ का पेड़ था। 10 दिन पहले टाइगर ने एक औरत को वहीं पर ही मारकर आधा खा लिया था और बचा हुआ वहीं पर ही छोड़ दिया था। उस फॉरेस्ट हट में रुके हुए 3 स्पोर्ट्समैन यानी शिकारियों ने 3 पेड़ों पर अलग अलग मचान बनवा ली थी, पर वो लोग पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाए थे। गांव वालों की मदद से शिकार से कुछ 100 से 150 गज की दूरी पर 3 अलग अलग पेड़ों पर 3 मचान बांधे गए और फिर सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले वो शिकारी और उनके नौकर उस मचान पर जाकर सेटल हो गए। उस समय चांद की रोशनी बहुत कम थी और जब चांद अस्त हो गया, उसके बाद गांव वालों ने कई गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। और जब गांव वालों ने नौकरों से अगली सुबह पूछताछ की, तो नौकरों ने कहा कि वो लोग नहीं जानते कि उन लोगों ने, यानी उन 3 शिकारियों ने किस पर गोलियां चलाई थी, क्योंकि उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं देखा था। 2 दिन बाद वहां पर एक गाय को मार दिया गया था और फिर उस पर वो शिकारी वापस मचान पर बैठ जाते हैं और फिर वापस पिछली बार की तरह चांद अस्त होने के बाद गोलियां चलाई जाती है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उन शिकारियों ने जो भी अटेम्प्ट किया था आदमखोर को मारने का, वो पूरी तरह से असफल हो गया था और इसी वजह से वो आदमखोर इतना सतर्क बन गया था। और उनका ये कहना है कि वो जितने लंबे समय तक जिंदा रह सकेगा, उसको उतना ही मारना मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि उसको अब पता है कि मचान पर कोई ना कोई बैठा रहता है और वहां से गोलियां चलती है। इसलिए आदमखोर भी काफी अलर्ट हो जाते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि फिर गांव वालों ने उनको टाइगर के बारे में एक इंटरेस्टिंग सूचना दी थी। उन लोगों ने उनको ये बताया कि टाइगर जब भी गांव में आता है,
उन लोगों को एक धीमी कराने की आवाज से ये पता चल जाता है कि वो गांव में आया है। ये आवाज कभी-कभी लगातार आती है, तो कभी-कभी रुक-रुक कर आती है। इस जानकारी से जिम कॉर्बेट ने ये कंक्लूजन निकाला। पहला ये कि वो किसी घाव से परेशान है। दूसरा ये कि घाव ऐसा था कि टाइगर को चलते समय थोड़ा दर्द होता होगा। और तीसरा ये कि वो घाव एक ही टांग पर हो सकता है। जिम कॉर्बेट को ये विश्वास हो रहा था कि उस टाइगर को किसी लोकल शिकारी द्वारा या फिर रानीखेत के किसी शिकारी द्वारा घायल तो नहीं किया गया था, जो उसको मारने के लिए बैठे थे। पर अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कैसे घायल हुआ था, क्योंकि वो सालों से आदमखोर बन गया था। अब उसके मरने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वो कैसे घायल हुआ था। सब गांव वाले अब ये जानना चाहते थे कि जिम कॉर्बेट टाइगर की आवाज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। जब उन्होंने उन लोगों को ये बताया कि उसकी टांग में घाव है, तब वो लोग ये मानने को तैयार नहीं था। जिम कॉर्बेट का कहना है कि उसकी टांग में घाव होने का कारण ये हो सकता है कि उस जानवर के पैर में कभी तो गोली लगी होगी या फिर कोई साही का कांटा उसके पैर में घुस गया होगा, जिस वजह से उसके पैर में घाव हो सकता है। जब उन्होंने उसके पैर में घाव होने के बारे में बताया, तो वो गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। उन लोगों का ये कहना था कि वो लोग टाइगर को देख चुके थे। वो कैसे शिकार को मारता है और कैसे वो उठाकर उसे लेकर जाता है। उसकी शक्ति को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वो कितना ताकतवर है और उसके पैर में कोई भी घाव नहीं है। लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन गांव वालों ने उनकी ये बात को याद रखा था, जिस वजह से उनकी प्रसिद्धि एक अलौकिक दृष्टि में संपन्न व्यक्ति के रूप में हो गई थी। रामनगर से गुजरते हुए उन्होंने तहसीलदार से कहा था कि वो 2 यंग भैंस को खरीद कर मोहान भेज दे। वहां पर उनके आदमी उन भैंसों को संभालेंगे। और गांव वालों को भी ये समझा दिया गया था कि एक भैंस उस पेड़ के पास बांध दे जहां पर 3 दिन पहले एक औरत को उस टाइगर ने मारा था, और दूसरी भैंस को चकनाकल की ओर जाने वाली सड़क के पास बांध दिया जाए। उनका कहना ये था कि फिलहाल इन 2 जगह के अलावा उनको और कोई भी प्रॉपर जगह नहीं सूझ रही थी जहां पर भैंस को बांधा जाए। जिम कॉर्बेट तहसीलदार से आपस में ही बातचीत कर रहे थे। फिर गांव के मुखिया ने उनसे ये वादा किया कि आसपास के गांवों में वो उनके आने की खबर भेज देंगी, और वो यहाँ पर क्यों आए हैं ये भी साथ साथ बता दिया जाएगा। साथ में ही उन लोगों को ये भी मैसेज दे दिया जाएगा कि अगर उनकी एरिया में टाइगर किसी भी इंसान की हत्या करता है, तो वो खबर उन तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। कमरे में अब सिलन की गंध काफी कम हो गई थी, पर अभी भी हल्की सी वहां पर आ रही थी। जिम कॉर्बेट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर वो नहाकर खाना खाकर दरवाजे पर 2 बड़े पत्थर लगा देते हैं और फिर सो जाते हैं। दरवाजा बंद करने के लिए उनके पास यही एक ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने 2 पत्थर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी सोना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि उस दिन वो काफी बिजी भी थे और उन्होंने काफी यहाँ तक पहुंचने में मेहनत भी की थी, इसलिए उनकी सारी हड्डियां थक चुकी थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो कभी भी गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं। 2-3 घंटे बाद पिछले दरवाजे पर किसी जानवर के होने की उनको आवाज आती है, और उस आवाज से वो जाग जाते हैं। फिर वो अपनी राइफल और टॉर्च को लेकर एक पैर से एक पत्थर हटाकर बाहर झांककर देखते हैं। रात के घुप अंधेरे में उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब तक उनको वो जानवर की जाने की आवाज सुनाई देती है। उनको ऐसा लगा कि शायद वो टाइगर भी हो सकता है, या फिर कोई लेपर्ड भी हो सकता है, या फिर कोई कांटों वाला शाही यानी पोर्क्यूपाइन भी हो सकता है। तभी उनको ये फील हो रहा था कि उनका गला खराब हो गया है, और इसका कारण ये हो सकता है कि वो एक तो लंबा पहाड़ी रास्ता क्रॉस करके आए थे, तभी उनकी बॉडी काफी गर्म थी, और वो आने के बाद ठंडी हवा में बैठ गए थे। तभी उनके नौकर ने दरवाजा खोलकर उनको सुबह का गरम गरम चाय का एक प्याला दिया। चाय पीते हुए उनको ऐसा लगा कि उनको लेरेंजाइटिस हो गया है।
उनका कमरा काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था और उस छत पर चमगादड़ यानी बैट्स चिपके हुए थे। तो सिलन भरे एटमॉस्फेयर में उनका बीमार होना नेचुरल था। उनके सेवक ने यानी उनके नौकर ने उनको ये बताया कि उनके 6 घरवाले लोग जो लकड़ियों और पत्तों से भरे कमरे में सोए थे, उन सबके भी गले उनकी तरह खराब हो गए थे। उनके पास मेडिकल बॉक्स में 2 अंश आयोडीन, कुछ कुकिंग की गोलियां और कागज के लिफाफे में पोटेशियम परमानेंट पड़ा हुआ था। उनकी बहन ने उनके लिए मंगवा कर रखा हुआ था। फिर उन्होंने गर्म पानी में पोटेशियम के काफी सारे क्रिस्टल और थोड़ी सी आयोडीन डालकर मिला दिया। उन सब ने उससे गार्गल यानी करारे किए। सभी के गले को काफी आराम मिला, लेकिन सब लोगों के दांत काले पड़ गए थे। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करके उन्होंने 4 लोगों को मोहन गांव से भैंस को लाने के लिए कह दिया और फिर खुद उस जगह पर चले गए जहां पर टाइगर ने उस औरत को मार डाला था। अब तक घास की गठरी वहां पर ही पड़ी हुई थी। उसके साथियों की घास की गठरी भी वहां पर रखी हुई थी। टाइगर को देखकर डरी हुई औरतें सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गई थी। लोगों ने उनको ये बताया कि टाइगर की शिकार औरत वहां कहीं पर भी उनको नहीं मिली थी, पर उनको ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने उसे खोजने की कोशिश ही नहीं की थी। लैंडस्लाइड के ऊपर के हिस्से में उस औरत को मारा गया था। फिर टाइगर उसे नीचे की ओर ले गया जहां पर एक छोटा सा घना झाड़ झंकाड़ वाला एरिया था और फिर वहीं पर ही वो पीछे जो औरत छूटी थी उसकी साथियों की उसके सामने से गायब होने का वो वेट कर रहा था। फिर टाइगर उस औरत को कुछ देर बाद लेकर पहाड़ को पार करके 1 मील चलकर घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों में चला गया। वहां का रास्ता अब तक 4 दिन पुराना हो गया था। वहां टाइगर के पैरों के निशान अब मिट गए थे। आगे जाने का अब कोई भी फायदा नहीं था, इसलिए जिम कॉर्बेट वापस फॉरेस्ट हट की ओर लौट कर आते हैं। पहाड़ पर चढ़ाई एकदम सीधी थी और फिर जिम कॉर्बेट मिड डे तक वापस घर पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पर बरामदे में आते हैं तो वहां पर कई प्रकार के छोटे मोटे बर्तनों में काफी दूध पड़ा हुआ था। पिछले दिन दूध का अकाल था और आज वो दूध में नहा सके उतना दूध गांव वालों ने वहां पर आकर रख दिया था। उनके आदमियों के मना करने पर भी उन गांव वालों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन आदमियों का यही कहना था कि अब साहब को दूध की वो लोग कमी नहीं होने देंगे। जब तक साहब उनके साथ है, तब तक वो लोग बाजार का कंडेंस मिल्क साहब को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, ऐसा गांव वालों का कहना था। मुहान से भैंस को लेकर जो आदमी आने वाले थे वो रात से पहले नहीं आ पाएंगे, ये उनको पता था। इसलिए वो चकनाकी की ओर चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। फॉरेस्ट हट से पहाड़ धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था और यहाँ से उसकी ऊंचाई कुछ 500 फीट होगी, ऐसा उनको लग रहा था। और वहां पर वो एक ट्रायंगल भी बना रहा था। वो सड़क खेतों में से आधा मील चलकर एकदम लेफ्ट की ओर मुड़ जाती थी और फिर सीधे पहाड़ पर चढ़ गई थी और फिर राइट की ओर जाकर चकनाकी की ओर चली जाती थी। पर्वत चढ़ने के बाद थोड़ा सा फासला फ्लैट जमीन का था। फिर वो सीधे राइट की ओर मुड़कर सड़क नीचे की ओर जा रही थी, जो बीच बीच में हेयरपिन मोड़ बना रही थी और जिसने वो रास्ता काफी इजी कर दिया था। उनके पास पूरी दोपहर का समय था। उन्होंने 3 मील की जो सड़क थी उसको बहुत अच्छे से स्कैन किया। जब कभी टाइगर किसी सड़क को रेगुलरली यूज करता है, तो वो हमेशा सड़क के किनारे पैरों के खुरचने के निशान को छोड़कर जाता है। कैट फैमिली के सभी जानवर इस तरह के निशान को छोड़ते हैं। किसी भी शिकारी को इस बात में काफी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इससे उस जानवर के बारे में उस शिकारी का काफी नॉलेज बढ़ता है। जैसे कि पहला पॉइंट, वो जानवर फीमेल है या मेल है। सेकेंड पॉइंट, वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। थर्ड पॉइंट, उसको गए हुए कितना समय हो चुका है। फोर्थ पॉइंट, उसके ठिकाने की डायरेक्शन और उसका डिस्टेंस कितना है।
पांचवा पॉइंट, उसके शिकार का नेचर कैसा है। और लास्ट पॉइंट, क्या उसका शिकार कोई इंसान था और क्या उसका पेट उस समय भरा हुआ था। अनजाने प्रदेश में आदमखोर के बारे में शिकारी को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। टाइगर अपने पैरों के निशान जब सड़क पर छोड़ते हैं तो उनमें से भी उनको काफी उस टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि वो किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से जा रहा है। दूसरा, उसका लिंग क्या है, यानी वो मेल है या फीमेल है, और उसकी एज क्या है। और लास्ट, कि उसके चारों अंग हेल्दी है या नहीं। अगर कोई भी अंग यानी कोई भी पैर अगर उसका घायल है और वो किस कंडीशन में है, इसकी इंफॉर्मेशन भी उनको उस पगमार्क से मिल जाती है। जिस सड़क पर वो चल रहे थे वो काफी समय से यूज नहीं थी, इसलिए वहां पर छोटी छोटी ओवरग्रोन ग्रास उगी हुई थी। एक दो जगह पर तो हल्की सी सीलन से भरी यानी गीली जमीन थी। इसके अलावा वो सड़क पगमार्क्स देखने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। यहाँ से वो सड़क पहाड़ पर यानी रिज पर आ रही थी। ठीक उसके नीचे पानी जमा हुआ एक तालाब था जिसमें सांभर पानी पीने आते थे। जहाँ से वो सड़क खेती वाले इलाके को छोड़कर लेफ्ट की ओर मुड़ती थी, वहां उनको कुछ खुरचने के निशान दिखाई दिए थे जो 3 दिन पुराने थे। फिर 200 गज आगे जाकर वो सड़क चट्टान की ओर जा रही थी और वो चट्टान कुछ 10 फीट ऊंची थी और उसके शिखर पर 2-3 फीट चौड़ी फ्लैट जमीन थी। वो गांव की ओर से आती हुई सड़क उनको दिखती थी। पहाड़ पर उनको खुरचने के कुछ निशान दिखाई दिए, पर उनको पगमार्क्स के कोई भी निशान दिखाई नहीं दिए। वहीं हेयरपिन बैंड पर उस टाइगर के पैरों के निशान थे। वो वहीं से ही सॉफ्ट जमीन पर छलांग लगाकर उतरा था। निशान एक दिन पहले के थे। वो टाइगर मेल था और काफी बूढ़ा था और उसका आकार भी काफी बड़ा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी ऐसे एरिया में जाता है जहां पर आदमखोर एक्टिव हो, तो अपने आप उसकी स्पीड कम हो जाती है। जो इंसान उन रास्ते पर से जा रहा है, तो वहां पर कोई भी बाधा हो सकती है, चाहे वो कोई पेड़ हो, झाड़ी भी हो सकती है, ऊंची नीची जमीन भी हो सकती है, जहां पर आप पर हमला करने वाला छुपा हो सकता है। इसलिए आपको काफी अलर्ट होकर वहां पर चलना पड़ता है। इसके साथ अगर उस दिन हवा ना चल रही हो, तो उस दिन वैसा ही था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उस दिन सच में हवा एकदम स्टेडी थी, तो और भी ज्यादा अलर्ट होकर रहना पड़ता है, स्पेशली पीछे से और आसपास से, क्योंकि टाइगर हमेशा पीछे से हमला करता है या फिर आपके राइट और लेफ्ट से हमला करता है। टाइगर कभी भी सामने से हमला नहीं करता है। उस वक्त मई का महीना था और 4,000 से 5,000 फीट पर ऑर्किड के फूलों की ब्यूटी फैली हुई थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी वैरायटी के फूल एक साथ कभी भी नहीं देखे थे। वहां पर हर एक छोटा बड़ा पेड़ अपने आप को सजाए हुए था, पर यहाँ पर ध्यान भटकने का भी पूरा चांस था। यहीं पर ही उन्होंने सबसे पहले एक पक्षी को यानी बर्ड को देखा था, जिसको बाद में बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी के एक अधिकारी ने उनको ये बताया कि वो माउंटेन कैग मार्टिन है, जिसकी यूनिफॉर्म राख यानी ऐश के रंग की होती है और जिसकी छाती यानी चेस्ट पर गुलाबी रंग होता है। वो रोजी पास्टर से थोड़ा छोटा साइज का होता है। इन पक्षियों के छोटे बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं। वो किसी ऊंचे पेड़ पर सूखी टहनियों पर एक लाइन में बैठे हुए मिल जाते हैं। उन पक्षियों के माँ बाप लगातार 200 या 300 गज तक उड़कर कीड़े पकड़कर उनके लिए लेकर आते हैं। उनकी उड़ने की जो स्पीड होती है वो काफी अमेजिंग होती है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनको ये यकीन है कि नॉर्थ इंडिया में उड़ने वाले पक्षी, जिनमें जो विंटर विजिटर होते हैं यानी जो बाहर से आने वाले पक्षी हैं, उनमें तिब्बती अबाबिल भी शामिल होते हैं। एक और बात इन बर्ड्स में यानी इन पक्षियों में काफी मजेदार होती है और वो होती है उनकी आई साइट। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि कभी भी वो बर्ड्स यानी वो पक्षी
सीधे लाइन में कई सौ गज उड़ते रहते हैं और फिर मुड़कर वापस वहीं पर ही आते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो लोग इतने स्पीड से उड़ते हैं और फिर वापस उतनी ही स्पीड से आते हैं, जिससे कीड़ों को पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी हर बार उनके मुंह में एक तो कीड़ा होता ही है, जो वो अपने खुले मुंह में ढकेल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई से सिर्फ वही पक्षी कीड़े को देख सकते हैं। कोई भी इंसान इतनी ऊंचाई से कीड़े को देख ही नहीं सकता। वो दूरबीन से भी उस कीड़े को नहीं देख सकते, ऐसा उनका मानना है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।